चलिए, थ्योरी ऑफ डिमांड की जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी थी उसमें हम लोगों ने डिमांड की डेफिनेशन देख ली थी, फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड डिस्कस कर लिया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड कुछ अदर पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। हमने क्या पढ़ा, जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? देखिए अपन, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो तो हमको पहले भी पता है कि भैया जब हम किसी एक फैक्टर की बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। एक समय पर कितनों को ऑब्जर्व करेंगे, कितने फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे? एक को, जिसे हम बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, और लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेटेरस पारिबस। चलिए देखिए, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या हो गई? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा, क्यूडी कम होगा, प्राइस कम होगा, क्यूडी बढ़ेगा। हाँ, क्लियर कर लो, कुछ असम्पशंस हैं यहाँ पे। क्या असम्पशन है हमारा? सबसे पहला असम्पशन ये है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि भैया किसी गुड्स का प्राइस बढ़ा है, तुम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं कि ये कम खरीदेगा कि ज्यादा खरीदेगा, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। उसकी जो बत्ती है ना, ये बराबर जलनी चाहिए। सोच समझ के डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो पहला असम्पशन क्या है? कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। रैशनल मतलब प्योर हिंदी में बोलूं तो विवेकशील, यानी जिसका विवेक मतलब बुद्धि बराबर चलती है। अगर कोई व्यक्ति दिमाग से काम नहीं लेता, मूर्ख आदमी है, गधा एक नंबर का, तो प्राइस बढ़ने पर ज्यादा भी खरीद सकता है, प्राइस कम होने पर कम भी खरीद सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो उसकी बत्ती जलती नहीं है ना, फ्यूज है, ट्यूबलाइट है, पागल है साला, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल। एक रैशनल कंज्यूमर के सामने अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसको कम खरीदेगा, और अगर कोई गुड्स सस्ता होगा, प्राइस कम होगा, तो उसको कंपैरेटिवली ज्यादा खरीदेगा। दूसरा हमारा असम्पशन क्या है? All the factors other than price must remain constant. प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। वो तो हम ऑलरेडी बोल चुके, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेटेरस पारिबस। भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस हो, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या रहना चाहिए हमारा? कांस्टेंट रहना चाहिए। हम सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं ना, बाकी सब कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिकल एक्सप्रेशन और एक होता है टेबुलर एक्सप्रेशन। यानी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग लॉ ऑफ डिमांड। दो तरीके क्या हैं? एक तो है डिमांड शेड्यूल और एक है डिमांड कर्व। अब समझिए, अगर हम एक टेबल बनाते हैं, प्राइस सपोज कर लो 100, 120, 150, क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज प्राइस बढ़ रहा है तो क्यूडी यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, तो 10, 8, 6, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइस बढ़ने पे क्यूडी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। क्लियर? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के इस इनवर्स रिलेशनशिप को हम एक टेबल पर प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन है। इसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। यानी डिमांड शेड्यूल टेक्निकली क्या हो गया? टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन किसका? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशनशिप का। प्राइस बढ़ने पर क्यूडी कम होता है और प्राइस कम होने पर क्यूडी बढ़ता है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, इस इनवर्स रिलेशनशिप का टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल। अब इसी चीज को, इसी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व बोलेंगे। तो डिमांड कर्व सबसे पहले समझ लो क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिमांडेड को प्रेजेंट करेगा। यहाँ क्वांटिटी का मतलब ही क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड। और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं? प्राइस। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा। भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्यूडी कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्यूडी बढ़ेगा। रिलेशनशिप कैसा? नेगेटिव। और जहां रिलेशनशिप नेगेटिव होगा वहां कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। जहां पॉजिटिव रिलेशन होता है वहां अपवर्ड बनता है और जहां नेगेटिव होता है वहां डाउनवर्ड बनता है। एक बार आप समझ लें इस बात को। एक बार हम ये सब हटाते हैं, दो कर्व बनाते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक अपवर्ड स्लोपिंग। अब समझो, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पे अगर वाई एक्सिस पर वैल्यू वाई है तो देखो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स एक्सिस पर एक्स है। अगर मैं वाई एक्सिस पे बढ़ा के उसको y1 करता हूं
तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो x एक्सिस पे आ रही है वो x1 आ रही है। आप ध्यान से देखें, जब y एक्सिस पर वैल्यू y से बढ़कर y1 हुई, यानी y एक्सिस पर वैल्यू बढ़ी है, तो x पर वैल्यू कम हुई है। यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घट रहा है। हाँ, अगर आप y एक्सिस पर नीचे की तरफ एक पॉइंट ले लो y0, फिर आप देखो x एक्सिस पर क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, यानी y पे अगर इंक्रीमेंट है तो x पे डिक्रीमेंट, और y में अगर डिक्रीमेंट है तो x में इंक्रीमेंट है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व पे आप ध्यान से देखो, y पे वैल्यू y है तो x पर वैल्यू x है, y एक्सिस पर वैल्यू y है तो x एक्सिस पर वैल्यू x है। अगर y एक्सिस पर वैल्यू बढ़कर y1 होती है तो x एक्सिस पर भी वैल्यू बढ़कर x1 हो रही है, और y पे अगर घट के y0 हो रही है तो x पर भी घट के x0 हो रही है। यानी अगर y पे बढ़ेगा तो x पे भी बढ़ेगा, y पे घटेगा तो x पे भी घटेगा। रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक घटने पर दूसरा घटेगा, और कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड। एक बात समझ लेना, हम बुक को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उधर लेफ्ट इधर राइट, चाहे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो चाहे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो, दोनों में लेफ्ट राइट लिख सकते हैं ना। उस तरफ राइट होगा, उस तरफ लेफ्ट होगा, और इस तरफ राइट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को क्या बोल सकते हैं, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोल सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड टू राइट। राइट की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है ना, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड आ रहा है, वो टेक्निकली क्लियर है। जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया टू राइट, ठीक है बॉस। नाउ अगर हम बात करें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व की तो हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड टू राइट, अपवर्ड टू राइट। अब वापस देखो, वो जो नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट वाला कर्व है जिसको आपने कहा था डाउनवर्ड टू राइट, उससे आप अपवर्ड टू लेफ्ट भी बोल सकते हो। कभी एग्जाम में आ सकता है 4 में से एक ऑप्शन, अपवर्ड टू लेफ्ट, तो वहां ध्यान रखना वो बोल तो अपवर्ड रहा है लेकिन टू लेफ्ट बोल रहा है, तो टेक्निकली वो आपके लिए क्या है, डाउनवर्ड है। क्लियर है। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व है, जैसे आप बोल रहे हो अपवर्ड टू राइट, इससे आप डाउनवर्ड टू लेफ्ट भी बोल सकते हो। तो हमको समझ में आ गया कि भैया जहां नेगेटिव रिलेशन होगा वहां डाउनवर्ड कर्व बनेगा, और जहां पॉजिटिव होगा वहां अपवर्ड बनेगा। अब ऑब्वियस है, डिमांड शेड्यूल नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जब कर्व बनेगा, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगा। यानी एक हमारा डिमांड शेड्यूल हो गया, एक हमारा डिमांड कर्व हो गया। डिमांड शेड्यूल टेबुलर प्रेजेंटेशन है, डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। टेबुलर प्रेजेंटेशन हमने टेबल बना दी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमने ग्राफ बना दिया। डिमांड शेड्यूल भी 2 तरीके का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, और डिमांड कर्व भी 2 तरीके का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। हमको ध्यान है, डिमांड 2 तरह की, इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर के लिए, मार्केट मतलब सारे कंज्यूमर के लिए। जब एक कंज्यूमर के लिए आप बात करोगे, एक कंज्यूमर के लिए आप कर्व बनाओगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एक कंज्यूमर के लिए आप शेड्यूल बनाओगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर आप सभी कंज्यूमर पूरे मार्केट के लिए, ओवरऑल सबके लिए अगर कर्व या शेड्यूल बनाते हो तो मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। हाँ, अगर मार्केट में 50 कंज्यूमर हैं, आप 2 के लिए कर्व बनाओ या शेड्यूल बनाओ, 5 के लिए बनाओ, 10 के लिए बनाओ, 40 के लिए बनाओ, 49 के लिए बनाओ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल डिमांड कर्व बोल देंगे या डिमांड शेड्यूल बोल देंगे, ना तो इंडिविजुअल ना मार्केट। हमको ध्यान है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या था, एक कंज्यूमर, और मार्केट का मतलब क्या था, कंपल्सरीली ऑल। तो सबके लिए होगा तो वो डिमांड, सबके लिए होगा तो वो डिमांड शेड्यूल, मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। और अगर किसी एक के लिए होगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व अगर हमको समझ में आया हो तो एक चीज और अपन यहां पढ़ना चाहेंगे, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन पहले तो बेसिक एस्पेक्ट पे बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे अपन। वो मैथमेटिकल इक्वेशन एज सच आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैथमेटिकल इक्वेशन एज सच आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन आगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और उसके बाद मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व का इक्विलिब्रियम होता है 11th में, शायद आपने पढ़ा हो, कुछ आपको याद हो तो जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे वो इक्वेशन हमारे काम आएगी, तो वहां पे वो इक्वेशन हमारे काम आएगी। इसलिए हम डिमांड फंक्शन नामक एक एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हो सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो कर्व हो गया, एक हमारा शेड्यूल हो गया, और एक इक्वेशन भी हो सकती है जिसे हम नाम दे रहे हैं डिमांड फंक्शन। प्रॉपर्ली समझते हैं। डिमांड फंक्शन, फंक्शन वर्ड आती है, इक्वेशन वाला पार्ट हो जाएगा। यहां एक इक्वेशन बनती है dx इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब फंक्शन, ब्रैकेट में px, pr, pc,
टी ओ वाई सब ले लेते हैं अपन, ये क्या क्या समझ लें। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ दैट एक्स कमोडिटी, जिसकी डिमांड की बात कर रहे हैं उसी की कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं। पी सी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, फिर पी एस मतलब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, वाई मतलब इनकम हो गया, और ओ मतलब अदर हो गया। ये इक्वेशन ये कहता है डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन है ना एफ, फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। इन सिंपल शब्दों में डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। क्लियर है ये बात तो हमको। अब जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट मानेंगे, तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है हमारे पास, चाहे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, चाहे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, चाहे अदर है, चाहे फ्यूचर जो भी है, उन सबके ऊपर हम डैश लगा देते हैं। डैश लगाने का मतलब उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए ऐसे प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसके ऊपर डैश लगा देना। तो सबके ऊपर हमने क्या किया, डैश लगा दिया। सभी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है तो उनका कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में सिर्फ px, यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये होगी लॉ ऑफ डिमांड की बात। आप पहले सारे फैक्टर्स की बात कर रहे थे, सारे फैक्टर को एक साथ तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते। अब हम खाली प्राइस को ऑब्जर्व करें तो बाकी सबको क्या मान लिया, कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट है तो उनका इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो उनको हटा दिया, खाली प्राइस दिख दिया हमने उस कमोडिटी का। और जब प्राइस का इंपैक्ट क्यूडी पर देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इनवर्स होगा, तो उससे हम क्या बोल देंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड का एक तरीके से फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्या है समझना, जैसे मान लो dx इज इक्वल टू a माइनस बी पी एक्स, dx इज इक्वल टू a माइनस बी पी एक्स। देखो बीच में माइनस इसीलिए आया है क्योंकि px और डिमांड ऑफ x कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव है। अगर कहीं पॉजिटिव रिलेशन होता तो यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस साइन आता, जो बीच में माइनस आया ना वहाँ प्लस साइन आता। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए इक्वेशन कैसी बनती है, dx इज इक्वल टू a माइनस बी पी एक्स। इस इक्वेशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम डिराइव करके देखते हैं। टेक्निकली बोलो तो प्रैक्टिकली इक्वेशन कैसे बनती है, उसमें वैल्यूज कैसे आती है, कहां से आते हैं, एक बार हम उसको डिराइव करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर कर लेना, इक्वेशंस हमेशा मार्केट ऑब्जर्वेशन से डिराइव की जाती है। हम मार्केट से दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट से दो चीजें फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद ये इक्वेशन बन जाती है, ए और बी की वैल्यूज रख दी जाती है। अब समझना कैसे, मैंने कोई एक्स कमोडिटी का सर्वे करना है मार्केट में, जितने भी कंज्यूमर्स हैं मैंने सबको पूछा, मैंने कहा एक्स कमोडिटी खरीदना पसंद करोगे, कंज्यूमर्स ने कहा हाँ। मैंने कहा प्राइस 20 रुपया है तो लोगों ने, काफी जनों ने कहा हाँ। मैंने कहा प्राइस 21 है तो ऑब्वियसली कुछ जनों का हाथ नीचे हो जाएगा ना, प्राइस बढ़ेगा तो कुछ जने कम खरीदेंगे। तो मान लो जब मैंने प्राइस 1 रुपया बढ़ाया तो 20 यूनिट का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, यानी पहले जितने बिकने वाला था उसके मुकाबले 20 यूनिट कम बिक रहा है। यानी कंज्यूमर्स जो थे उन्होंने 20 यूनिट का अपना डिमांड रिड्यूस कर लिया, सबने मिला के, किसी ने 2 यूनिट रिड्यूस किया, किसी ने 1 यूनिट किया, किसी ने 3 यूनिट किया, जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल थे सबने मिलाकर 20 यूनिट का अपना क्यूडी कम कर लिया। वापस मैंने प्राइस 21 से 22 बोला, 22 से 23 बोला, 23 से 24 बोला। तो जैसे जैसे मैं प्राइस को 1-1 रुपया बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पूरे मार्केट में ओवरऑल मिलाकर 20 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। प्राइस 1 रुपया बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स कम हो रहा है, प्राइस 1 रुपया बढ़ रहा है, क्यूडी 20 यूनिट्स कम हो रहा है, प्राइस 1 रुपया बढ़ रहा है, क्यूडी 20 यूनिट्स कम हो रहा है। यानी मार्केट ऑब्जर्वेशन से मुझे एक चीज समझ में आ गई, whenever there is an increase in price by ₹1, whenever there is an increase in price by ₹1, there will be decrease in quantity demanded by 20 units। यानी प्राइस में अगर 1 रुपए का चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, 20 यूनिट्स का। यानी ये जो हमने a माइनस बी पी एक्स लिखा है, यहां b की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं 20। अभी हमने क्या बोला, जब प्राइस 1 रुपया चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट क्वांटिटी पर 20 गुना होगा, 20 यूनिट्स का चेंज आएगा। तो px को मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, 20 से। भाई प्राइस अगर 10 है और फिर 11 हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई हम 20 से कर देते हैं, तो 1 रुपए का प्राइस चेंज का इंपैक्ट 20 से मल्टीप्लाई होते अपने आप क्वांटिटी पे कितना आ जाएगा, 20 यूनिट्स का इंपैक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो b की वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे, यहाँ पे 20। फिर मैंने कंज्यूमर से पूछा कि 25 पे खरीदोगे, तो भी कुछ ने क्या हाथ कम हुए, कुछ तैयार थे। मैं प्राइस बढ़ाता गया। फाइनली जब मैंने कहा 50 रुपया, एक भी बंदे का हाथ खड़ा नहीं था, पूरे मार्केट की ओवरऑल डिमांड 0 हो गई। जैसे मैंने कहा 50 रुपया, कोई भी कंज्यूमर खरीदने को तैयार ही नहीं है। यानी 2 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस बाय ₹1,
क्यूडी 20 यूनिट कम होगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया हमारे सामने कि 50 रुपए के प्राइस पर कंज्यूमर इतना खरीदेगा। मतलब 50 रुपए के प्राइस पर कोई भी कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है। अगर प्राइस 50 से कम है तो ही कंज्यूमर खरीदेगा, 50 या उससे ऊपर गया तो अब कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है। यानी मुझे इक्वेशन इस तरीके से बनानी है कि जैसे ही मैं प्राइस यहां पे रखूं 50, पीएक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू रख चुके हम 20, क्योंकि प्राइस में 1 रुपए का चेंज आएगा तो क्वांटिटी में 20 यूनिट्स का चेंज आएगा, 20 गुना है तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्राइस। अब मुझे ए की वैल्यू पुट करनी है, इस तरीके से पुट करनी है, ए की वैल्यू मुझे इस तरीके से पुट करनी है कि जैसे ही मैं बी के साथ प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी 50 रुपया रखूं, डिमांड 0 हो जाए। समझ रहे हो? प्राइस ऑफ एक्स में कितना रखूं, अगर 50 रखूं तो डिमांड कितना हो जाए, 0 हो जाए। 0 कब होगा? देखो 20 बी का वैल्यू है, पी एक्स में रखूं 50 तो 20 इंटू 50 कितना होता है, 1000। तो ए की वैल्यू में कितनी पुट कर दूं, 1000। ए की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 1000। अब ए की वैल्यू अगर 1000 है, अब समझना, तो जैसे ही मैं प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी रखूंगा 50, डिमांड 0 हो जाएगा। 50 से ऊपर कुछ भी रखूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव मतलब ही 0 हो जाएगा। यानी डिमांड कब तक रहेगी, जब प्राइस 50 से कम रहेगा। यही तो मार्केट ऑब्जर्वेशन था, और इस मार्केट ऑब्जर्वेशन से हमारी इक्वेशन बन गई dx इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 px। वो 1000 कैसे आया कि भाई 50 के प्राइस पे कोई कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं था, तो उस अकॉर्डिंगली हमने मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू पुट करी। और 20 कैसा आया, मार्केट ऑब्जर्वेशन से कि भैया अगर आप प्राइस 1 रुपया बढ़ाओगे या घटाओगे तो यूनिट्स 20 यूनिट्स कम या ज्यादा हो जाएगी, इंपैक्ट 20 यूनिट का होगा। इस तरीके से इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमारे आगे काफी काम आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके बेस पर आ सकते हैं। और दूसरा मैं बोलूं तो जो हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे क्यूडी क्यूएस का, तो वहां पे भी काम आएगा। जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ी बहुत समझ में आती है उनको मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज टेक्निकली लीनियर इक्वेशन। यानी प्राइस 1 रुपया चेंज होगा तो हर बार क्वांटिटी 20 यूनिट ही चेंज हो रही है, इक्वल जब चेंज होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। नॉन लीनियर इक्वेशंस हमारे सिलेबस में कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंस, कोई रोल ही नहीं रखती। इंपॉर्टेंस तो दूर की बात है, कोई रोल ही नहीं रखती। तो यहाँ हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हमको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। इनवर्स रिलेशनशिप, 2 हमारे अजम्पशंस थे, कौन कौन से, एक तो कंज्यूमर रैशनल, दूसरा प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। एक हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हम टेबल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर्व हो गया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल हो गया। फिर हमने डिमांड फंक्शन का एक एस्पेक्ट और देख लिया जो भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड को ही, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप इनवर्स है, इसलिए बी के आगे जो माइनस का साइन जो लगा हुआ है बीच में, वो कैसा है, नेगेटिव है। कहीं पे अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और इक्वेशन लीनियर है, नॉन लीनियर हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, प्राइस बढ़ने पर क्यूडी कम क्यों होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रैशनल्स बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल्स मतलब यहाँ पे रीजन, कारण। रैशनल एक हमने पढ़ा था विवेकशील, उसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे ध्यान से। तो इस रैशनल का मतलब क्या होता है, कारण, रीजन। रैशनल्स बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि भाई प्राइस बढ़ने पर क्यूडी कम होता है या प्राइस कम होने पर क्यूडी बढ़ता है, क्यों, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला रीजन हमारे सामने यहां पर है प्राइस इफेक्ट। एक्चुअली मैं बताऊं, प्राइस इफेक्ट अपने आप में कोई रीजन नहीं है, 2 रीजन है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। दोनों को मिलाकर हम कलेक्टिवली बोल देते हैं प्राइस इफेक्ट। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग समझ लेते हैं, इनकम इफेक्ट अलग समझ लेते हैं, और दोनों का कलेक्टिव इंपैक्ट प्राइस इफेक्ट होता है, वो अपन लास्ट में बात कर लेंगे। तो प्राइस इफेक्ट में हम 2 चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझना। एक दुकानदार है, मान लो दिन की 100 बॉटल बेचता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक की ना, कोल्ड ड्रिंक की 100 बॉटल बेचता है। आप बॉटल सुनते ऐसे भावुक मत होया करो, हम हमेशा खंबे की बात नहीं करते हैं ना। हाँ, ये दुकानदार है, ये कितनी दिन की कितनी बॉटल बेचता है, 100 बॉटल बेच देता है, ठीक है। मान लो आउट ऑफ 100 50 जो है वो कोक है और 50 जो है वो पेप्सी है। अगेन मैं बोलूँगा कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड इवन फॉरेन कंपनीज को क्यों ज़्यादा प्रमोट करना, बट ठीक है, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, 50 कोक और 50 पेप्सी है।
अब अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो कंज्यूमर्स कोक कंज्यूम कर रहे थे, जो कंज्यूमर्स पहले कोक के ऊपर थे, उनमें से कुछ, सारे नहीं, मतलब ठीक है सबका टेस्ट चेंज होने का बोले जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो कंज्यूमर पहले कोक कंज्यूम कर रहे थे उनमें से कुछ कंज्यूमर कहाँ जाएंगे, पेप्सी पर। जो कंज्यूमर पहले कोक कंज्यूम कर रहे थे, अब वो कंज्यूमर में से कुछ कहाँ जाएंगे, पेप्सी पर। उनको लगेगा ना कोक महंगा हो गया, चलो पेप्सी पी लेते। सबको ऐसा लगे जरूरी नहीं है ना, किसी को लगता है नहीं यार थोड़ा महंगा हो गया तो क्या हुआ, कोक तो कोक ही पीना, अपने को अपना अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, बट कुछ कंज्यूमर तो मूव हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो कुछ कंज्यूमर किधर शिफ्ट हो गए, पेप्सी की तरफ। अब जब कोक का प्राइस बढ़ा तो कोक के कुछ कंज्यूमर पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो गए, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब कोक का क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम, क्योंकि जब कस्टमर ही सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो गया तो क्यूडी तो कम होगा ही होगा। इससे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, या मैं यहाँ कोक की बात ना करके जनरल बात कर देता हूँ, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस कंज्यूमर शिफ्ट्स टू इट्स सब्स्टिट्यूट। When price of a commodity increases, consumer shifts to its substitute, hence quantity demanded decreases. प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर का शिफ्ट होता है, उसके सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्यूडी क्या होगा, कम। उल्टा, when price of a commodity decreases, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होता है, कम होता है, तो कंज्यूमर शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो यहां वाले कस्टमर तो यहां रहेंगे ही, जो इसके सब्स्टिट्यूट पर कस्टमर थे उनमें से भी कुछ कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कमोडिटी पर, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस कंज्यूमर शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स सब्स्टिट्यूट, हेंस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस बढ़ने घटने पर जब कस्टमर या कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स पे जाता है या सब्स्टिट्यूट से इधर आता है, उसे अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक होता है इनकम इफेक्ट। क्लियर कर ले, यहां इनकम का मतलब है रियल इनकम। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। यहां इनकम का मतलब मॉनेटरी इनकम से नहीं है, यहां इनकम का मतलब रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर से है। अब समझना, सपोज आपकी जेब में 100 रुपया है, आपकी जेब में 100 रुपया है और मार्केट में एक ग्लास जूस सपोज कर लो 20 रुपीज का आता है। सपोज कोई किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी का जूस, गन्ने का जूस मान लो, व्हाटएवर जो भी आप मानना चाहो, 20 रुपीज का आता है सपोज। क्लियर है? इसका मतलब आपकी जेब में टेक्निकली क्या है, 5 ग्लास जूस है। मतलब आपकी जेब में जो नोट है, जो 100 रुपए का नोट है, उस नोट की परचेसिंग पावर, उसकी रियल इनकम, उसके खरीदने की औकात क्या है, 5 ग्लास जूस है। जब हम मॉनेटरी इनकम को इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी वैल्यू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या होता है, पैसों को कमोडिटी में वैल्यू करना। 100 रुपया मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी वैल्यू है। जब आप बोलते हो आपका जो 100 रुपया है वो 5 ग्लास जूस के बराबर है, इस नोट की वैल्यू 5 ग्लास जूस के बराबर है, जब आप उस करेंसी की, उस मनी की परचेजिंग पावर देखते हो तो उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। तो आपकी रियल इनकम में परचेजिंग पावर क्या है, 5 ग्लास जूस के बराबर है। कोई दिक्कत है? अब अगर उसी जूस का प्राइस इंस्टेड ऑफ 20-25 हो जाए, आपकी जेब में अभी भी 100 रुपया, आपकी जेब में पहले भी 100 रुपया था, अभी भी 100 रुपया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मॉनेटरी इनकम में कहीं कोई चेंज नहीं आया, हम प्राइस चेंज कर रहे हैं ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज कर रहे हैं, तो प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। आपके पास पहले भी 100 रुपया था, आज भी कितना है, 100 रुपया। मॉनेटरी इनकम में कहीं कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन जब प्राइस 20 से 25 हो जाएगा तो आपका जो परचेजिंग पावर है, जो रियल इनकम था, वो 5 की जगह 4 ग्लास हो जाएगा। पहले आपकी औकात 5 ग्लास खरीदने की थी, अब आपके उस नोट की औकात छोटी हो गई है, कम हो गई है। अब उस नोट की औकात कितनी हो गई है, 4 ग्लास जूस के बराबर हो गई है। यानी जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। प्राइस कम होने पर परचेजिंग पावर बढ़ती है और इसी कारण से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों हमको समझ में आना चाहिए और दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वापस क्लियर कर लिए हम क्या पढ़ रहे थे भाई, प्राइस बढ़ने पर ऐसा क्या होता है कि कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है और प्राइस कम होने पर ऐसा क्या होता है, क्यूडी बढ़ जाता है। एक कारण हमने देखा कि कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है या आ रहा है प्राइस बढ़ने घटने के कारण, तो एक रीजन तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट पे आना जाना, जैसे हमने बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा हमने क्या बोला, जब प्राइस बढ़ता है तो परचेसिंग पावर कम होता है और प्राइस घटने पर परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, उस कारण से भी क्यूडी पे इंपैक्ट आ जाता है। तो दूसरा कारण हमने क्या देखा, परचेसिंग पावर वाला, जैसे हमने बोला इनकम इफेक्ट। और दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, प्राइस इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेकंड पॉइंट,
प्राइस इफेक्ट वाला पूरा हो गया ना हमारा कंप्लीट। तो अब सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब समझना, मार्केट में अभी कोई फ्रूट नया नया आया है, जैसे सपोज कर लेते हैं एप्पल है, मार्केट में नया नया आया है, अभी सीजन नहीं है, सीजन से जस्ट पहले आया, सपोज कर लो 200 रुपया पर केजी। हर कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए जरूरी नहीं है ना, पूरे मार्केट में ऐसे एप्पल खरीदने वाले तो 100 जने हैं, लेकिन 200 रुपए का प्राइस सुनकर सिर्फ 5 ही ऐसे कस्टमर्स है, ऐसे कंज्यूमर है जो अभी खरीदने को तैयार है, बाकी 95 को लगता है कि यार 200 इज क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा सस्ता होगा तब हम खरीद लेंगे। अब अगर प्राइस 180 आता है, 160 आता है, 140 आता है, 120 आता है, 180 आता है, अगर प्राइस कम होता है तो व्हाट विल हैपन, न्यू कस्टमर विल जॉइन द मार्केट। जिनको पहले लग रहा था औकात के बाहर है, 200 पे 180 हुआ तो उनको लगेगा नहीं नहीं अब औकात में, हाँ कुछ को लगेगा, सबको नहीं लगेगा। 160 होने पर कुछ कस्टमर को लगेगा चलो अब हमारी औकात में, 140 120 होने पर कुछ और कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि अब हमारी औकात में। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे नए कस्टमर क्या होंगे, एंटर होंगे, और जब एंटर होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा जब प्राइस बढ़ेगा, वापस जब सीजन जा रहा होगा तो 80 का 100 120 140 160 वापस प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो जो कस्टमर पहले अफोर्ड कर रहे थे उनको लगेगा नहीं नहीं अब ये हमारे औकात के बाहर है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, कम। यानी जब प्राइस इंक्रीज होता है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी मार्केट को एग्जिट करते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एग्जिट्स द मार्केट, तो क्यूडी क्या होता है, कम। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस न्यू कस्टमर्स एंटर्स इनटू द मार्केट, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, इंक्रीज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है ऑल्टरनेटिव यूजेस। कुछ गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं, कुछ गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क पीने के लिए काम आता है, चाय बनती है, कॉफी बनती है, आइसक्रीम बनती है, चॉकलेट शेक बनता है, स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह बनते हैं, आइसक्रीम्स सारी बनी जाती है। उसके अलावा ये जो पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ होता है, चीज़, वो चीज़ भी मिल्क से बनता है। ये जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना, उस पास्ता की जो ग्रेवी होती है उसमें भी मिल्क का यूज़ होता है। गरम गरम गुलाब जामुन खा लो आप मालपुए खाओ आप मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कहो तो और गिनाओ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मिल्क के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मिल्क कंजम्पशन के लिए काम आ जाता है। आइसक्रीम वगैरह, शेक वगैरह बन जाते हैं, स्वीट्स वगैरह बन जाते हैं, उसका छाछ लस्सी वगैरह बन जाता है। काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। पनीर के यूज़ होते हैं, जैसे चिल्ली पनीर वाला जो पनीर होता है वो पनीर भी मिल्क से बनता है, चिल्ली पनीर वाला पनीर। अब समझिए ऐसे गुड्स जिनके बहुत सारे यूजेस हैं, जब उनका प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर क्या करता है, उनके नंबर ऑफ यूजर्स कंपैरेटिवली कम कर देता है। ऐसे गुड्स जिनका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो कस्टमर, मतलब ऐसे गुड्स जिनके ऑल्टरनेटिव यूजर्स हैं उनका प्राइस अगर बढ़ता है तो कोई भी कंज्यूमर उनके नंबर ऑफ यूजर्स कम कर देगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। यानी प्राइस बढ़ने पर नंबर ऑफ यूजर्स कम होंगे और क्यूडी कम हो जाएगा। उल्टा जब ऐसे गुड्स का प्राइस कम होता है तो हम उसके यूज बढ़ा देते हैं। अगर मिल्क बहुत सस्ता हो जाएगा तो फिर हम पनीर का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, श्रीखंड हो गया, मिठाइयाँ हो गई, उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, घी वगैरह का यूज़ बढ़ा देंगे। ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। अभी हम रोक के रखते हैं या कम करते हैं क्योंकि महंगा है। अगर सस्ता हो जाएगा तो उसके यूजेस हम क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर रेस्ट्रिक्ट्स और रिड्यूसेस द यूज, क्यूडी कम हो जाता है, प्राइस कम होगा, कंज्यूमर यूजेस बढ़ाएगा और क्यूडी बढ़ जाएगा। लास्ट इसमें एक पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू। ये अपन जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे, सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम का वहां एक एस्पेक्ट आएगा कि जब प्राइस कम होता है तो इक्विलिब्रियम हमारा फर्दर यूनिट पे शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट हो जाता है। प्राइस रिड्यूस होने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द फर्दर यूनिट, हेंस क्यूडी इंक्रीजेस। और जब प्राइस हमारा डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्रीवियस यूनिट पे शिफ्ट हो जाता है, उससे क्यूडी हमारा कम हो जाता है। क्लियर करना लॉ ऑफ डीएमयू। मैं एक बार एक टेबल बता देता हूँ, हालांकि ये जब हम कंज्यूमर बिहेवियर का कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो वहीं समझ में आएगा। अगर किसी के पढ़ा हुआ है तो अभी आप देख लो, अदरवाइज वहीं समझेंगे अपन उसको डिटेल में। जैसे ये हमारा टेबल है, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7, एमयू 100 80 60 40 20 0 -20, और प्राइस है 40 रुपया। अभी हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, फोर्थ यूनिट पर, यानी प्राइस 40 है तो कंज्यूमर कितना खरीदेगा, 4 यूनिट खरीदेगा। मान लो प्राइस अगर 60 हो जाता है, प्राइस कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा हमारा, थर्ड यूनिट पर। यानी जब प्राइस 40 से 60 हुआ तो इक्विलिब्रियम प्रीवियस यूनिट पर शिफ्ट हो गया, फोर्थ
से थर्ड यूनिट पर, प्रीवियस यूनिट पर शिफ्ट हो गया, यानी क्यूडी क्या हो गया, कम, 4 के बजाय अब 3 यूनिट कंज्यूमर परचेस करेगा। ठीक है, 60 को हटा के उसकी जगह हम 2020 लिख देते। अगर प्राइस 2020 होता है यानी प्राइस रिड्यूस हो जाता, तो इक्विलिब्रियम हमारा 4th से 5th यूनिट पे शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता, 5th पे। इक्विलिब्रियम पता है ना, म्यू एक्स और पी एग्जाम बराबर होते हैं, वो इक्विलिब्रियम होता है। तो 5th यूनिट पे शिफ्ट हो जाता, यानी जब प्राइस रिड्यूस होता है इक्विलिब्रियम फर्दर यूनिट पे, नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट होता है, उससे क्यूडी क्या होता, बढ़ जाता। अगेन क्लियर कर दूं, जिनके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा उनके समझ में आएगा, नहीं तो वहां लॉ ऑफ डीएमयू, सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम वहां डिस्कस करेंगे और वहां समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, वहां हम पूरी बात करेंगे। ये हमारे रैशनल्स फॉर लॉ ऑफ डिमांड थे। अब अपन आगे बात करते हैं एक्सेप्शंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस है, यानी वो सिचुएशंस जहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है।